हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दो नए टॉपिक जिसका नाम है पावर एंड एनर्जी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप्स बताया, एसआई और सीजीएस यूनिट बताया, उनके बीच में रिलेशन बताया। अब हमको ये देखना है कि पावर एंड एनर्जी क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पकड़ते हैं पावर को और समझते हैं कि पावर क्या है। पावर को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो कहा जाता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कितना तेजी से काम को कर दिया जा रहा है, वही उसके पावर को बताता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत जल्दी कर देता है, यानी कम टाइम में कर देता है, तो उसके पास ज्यादा पावर होगा एज कंपेयर टू दूसरे बॉडी के पास या दूसरे व्यक्ति के पास जो उसी काम को ज्यादा टाइम लेता है करने में। पास में आ रहा है? तो ये हो जाएगा पावर। पावर का मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी काम को करने की एबिलिटी कि वो कितना जल्दी, ठीक है ना, रेट की कितना जल्दी उस काम को वो कर दे रहा है, ठीक है, वो उतना जल्दी हो उसका उतना ही ज्यादा पावर होगा। अच्छा, यहां पर रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है कि जो भी चीजें यहां बदल रही हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगी। मतलब कि जो पावर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। मतलब जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा उस बॉडी के पास पावर है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई भी बॉडी अगर बहुत जल्दी काम कर ले रही है तो इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा है ना कि किसी काम को करने का रेट अगर जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वो बॉडी करेगी उस काम को, ठीक है ना। तो ये निकल के आ रहा है, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी टाइम जितना ज्यादा लगेगा पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर टाइम को कम कर दे तो पावर ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों को मिलाएं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क इनटू 1/टाइम। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क बाई टाइम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, के कांस्टेंट लगाएंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मैंने बताया आपको कि कैसे किया जाता है ये, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू W/T, यानी पावर का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो ये हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन फॉर पावर को निकालने का ये एक्सप्रेशन हो गया, जहां पर W वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लिख लेते हैं वेयर W इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, T इज इक्वल टू टाइम एंड P इज इक्वल टू पावर। ये तो पता है, ठीक है ना, ये समझना है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे? चलो एग्जांपल लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से समझते हैं कि पावर का मतलब क्या है। मान लीजिए एक बॉडी हमारे पास है, बॉडी ए, और एक दूसरी बॉडी मान लेते हैं बॉडी बी। दो बॉडीज हैं हमारे पास। अब मान लेते हैं कि ये किसी काम को मान लेते हैं कि 10 जूल का वर्क ये करता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसने 10 सेकंड में उस काम को कर दिया, ये टाइम लिया। इसका टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकंड में उसने इस काम को कर दिया। और मान लेते हैं कि यहां पर कोई दूसरी बॉडी बी है जो क्या करती है, ठीक है, ये 50 जूल का वर्क कर देती है, 50 जूल का वर्क कर देती है, और इसका जो टाइम लगता है वो लगता है 1 मिनट, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहां पर ये पूछा जाएगा कि किसके पास पावर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे। तो यहां पर पावर ऑफ ए निकालेंगे कैसे? W/T लगा करके। W कितना है? 10 जूल का वर्क। कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड, ठीक है। कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहां पर? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। बस में इस तरीके से पावर ऑफ बी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? W/T, यानी 50 जूल का वर्क हो रहा, 50 जूल का वर्क हो रहा। ये टाइम मिनट में दिया तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 सेकंड। भाई टाइम क्या होता है? सेकंड में W आ जाता है, तो ये हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.68 जा 48, ठीक है, 68 जा 48 बचेगा 2, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ऐसे आता जाएगा, है ना। तो हम इतना जूल पर सेकंड मान लेते हैं, इतना जूल पर सेकंड मान लेते हैं। तो यहां पर पावर देखो, पावर ऑफ बी चेक करो और पावर ऑफ ए चेक करो, किसका पावर ज्यादा दिख रहा है? ये 1 है और ये 0.83 है। इसका मतलब कि ये जो है ये कम है और ये ज्यादा। इसका हम कहेंगे कि बॉडी ए हैज मोर पावर एज कंपेयर टू बी।
समझ आ रहा है? तो इस तरीके से तो पावर का बस मतलब दिमाग में बैठा लेना है। पावर का मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम को करने की रेट क्या है, जितना जल्दी वो काम होगा उतना ज्यादा पावर उस बॉडी के पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पावर को डिफाइन किया जा सकता है। अब यह क्या कर सकते हैं, यहां से पावर के एक्सप्रेशन से ही हम पावर की एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां दिख रहा है वर्क का क्या होता है जूल, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। एक बात और, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वॉट। तो याद है, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड बोलो या वॉट बोलो, एक ही चीज है। सही है, तो पावर समझ में आ गया कि पावर क्या होता है। अब इसके बाद से अगर पूछा जाए कि फैक्टर क्या क्या है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच डिपेंड, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, वर्क, और दूसरा टाइम। वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर, और दूसरा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर। ठीक है ना, ये दो फैक्टर होते हैं उसके। अब ये कहा जाएगा कि क्या सिर्फ यही फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है पावर को फाइंड आउट करने के लिए, तो आंसर है नो, सिर्फ वही फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं पावर को फाइंड आउट करने के लिए। तो और भी फॉर्मूले हमारे पास हो सकते हैं, और फॉर्मूले हमारे पास कैसे बनेंगे, जब ध्यान देना। पावर इज इक्वल टू, हमने कहा W बाई टी, तो मैं कह रहा हूं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस बाई टी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F इंटू एस बाई टी, ऐसे एक ही चीज है, और F इंटू एस बाई टी, एस बाई क्या है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है टाइम। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बाई जो टाइम होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। यानी हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की जगह क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी, यानी जो पावर होगा वो इस एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट किया जा सकता है। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दे जिसमें सिर्फ पावर और वेलोसिटी दे दे किसी बॉडी की, तो हम क्या सिर्फ फोर्स और वेलोसिटी दे दे किसी बॉडी की, तो हम वहां पर उसकी पावर बता सकते हैं। बस में है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ना, इट इज द सेकंड एक्सप्रेशन, या कह सकते हैं द नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग पावर। समझ आ रहा है? तो ये दो एक्सप्रेशन याद रखना है कि अगर हमें पावर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास कौन कौन से दो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, एनर्जी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एनर्जी, इसको हटा दिया था ना। चलिए ठीक है, एक बड़ी अच्छी चीज आपके लिए यहां फायदा है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू क्या है, W बाई टी। बहुत लोग बोलते हैं ये कि पावर है, मार के दिखाओ, पावर है, तुम क्या बोलना, W बाई टी है, मार के दिखाओ। बस है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बेचारा बोल रहा है ना, कंफ्यूज कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है द रेट ऑफ, अच्छा पावर का था क्या कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, लेकिन एनर्जी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर किसी बॉडी के पास एबिलिटी है किसी काम को करने की, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। बस में है, लिखते हैं इसको, समझते हैं अच्छे से, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी क्या है, तो हम कहेंगे कि द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बस में, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब किसी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर कोई बॉडी काम कर रहा है तो निश्चित है उसके पास एनर्जी है, अगर वो काम कर नहीं रहा है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, फिजिक्स के भाषा में। अच्छा ऐसे क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो जिस भी बॉडी के पास एबिलिटी है काम करने की, वही एनर्जी, उसी के पास एनर्जी है, यानी वही एनर्जी एक प्रकार से। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होती है किसमें, वर्क में। तो अगर कोई बॉडी काम कर रहा है तो इसका मतलब कि वो अपनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पास में आया, चलिए अब यहां पर क्या पढ़ना है, हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो बुक्स में बेसिकली 8 प्रकार के एनर्जी के बारे में दिया है। जैसे कि सबसे पहला एनर्जी दिया हुआ है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो किसी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन या मोशन की वजह से आ जाए,
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ऑन द अकाउंट ऑफ देयर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, किसी बॉडी की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हीट एनर्जी। अगला दिया हुआ है हमारे पास लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कुछ एनर्जी के टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है, पहला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी पूरी एनर्जी को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये याद रखना है, पूरी एनर्जी को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। इन दोनों एनर्जी के सम को ही क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमें चेक करना है क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझना कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। हम कहेंगे कि द एनर्जी possessed by a body due to the state of motion is known as kinetic energy। वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से आ जाती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रहा है? ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए मूविंग बॉल, ठीक है, उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अ फ्लाइंग बर्ड, जो कोई चिड़िया उड़ रही है तो उस चिड़िया के अंदर कौन सी एनर्जी एक प्रकार से है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ठीक है, के एंड उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का, वो होता है हमारे पास Ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या रखना है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है? बात आती है कि ये हाफ mv स्क्वायर आएगा कहां से, बस समझ आ रहा है, ये हाफ mv स्क्वायर आएगा कहां से। तो इसको ढूंढ के निकालते हैं, देखते हैं कि क्यों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर ही आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना इसको मैं हटा दूं ना, उसके बाद से इसको समझ लेते हैं कि हाफ mv स्क्वायर आया तो आया कहां से, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसके एक्सप्रेशन को कैसे हम डिराइव करेंगे, उसी चीज को हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक बॉडी इनिशियली मूव करते हुए आ रही थी, कहीं से मूव करते हुए आ रही थी, जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारे पास, मान लेते हैं v था, ठीक है। और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है, मान लेते हैं कि ये यस डिस्प्लेसमेंट है जो कवर कर लेती है, और कवर करने के बाद फाइनली ये जीरो हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। क्या एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रही थी, यस डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉडी रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये पता करना है यहां पर कि एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है, वही वर्क डन। हमने क्या बताया कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्क ही निकाल लें। तो हम यहां पे क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो यस दिया है, हमें चाहिए फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारा काम है कि हम यहां से एक्सीलरेशन पहले निकालें कि कितना एक्सीलरेशन हुआ है या डी एक्सीलरेशन। बेसिकली बॉडी क्या हो रही है, रेस्ट में आई है, तो इसका मतलब कि इसका एक्सीलरेशन डिक्रीज हुआ है, यानी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो ये डी एक्सीलरेट हुआ है, ठीक है ना, यानी माइनस में कुछ आएगा। तो चलो पहले एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब क्या करेंगे, यहां फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये थी, और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी ये है हमारे पास, ठीक है ना। मैं कैपिटल V लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s।
ये क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, 2s को इधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई 2s इज इक्वल टू a। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, DIRECTION डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें डायरेक्शन तो चाहिए नहीं, यहां पर वर्क में वर्क वेक्टर क्वांटिटी है नहीं कि कोई डायरेक्शन होगा, तो इस कंडीशन हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, यहां से हमें एक्सीलरेशन मिल गया, इस एक्सीलरेशन को उठा करके यहां रखते हैं हमें फोर्स मिल जाएगा। देखिए तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के जगह पर रखेंगे v स्क्वायर बाई 2s, यानी ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2s। अब अगर हमें F मिल गया तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे तो वर्क पता चल जाएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है mv स्क्वायर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यस है, यहाँ पर यस रख देते हैं, ये कट जाएगा यहां से। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, यानी जो वर्क डन होगा वो कितना होगा हाफ mv स्क्वायर। और हमने कहा कि जो वर्क होगा वही एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी कौन सी एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी मोशन में है, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। हो गया डिराइव, समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो अब डेरिवेशन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हमने निकाल लिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, देखिए मास का क्या होता है kg और इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये भी क्या है एक प्रकार से एनर्जी ही ना, एनर्जी है ना, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा जूल। तो याद रहे एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा जूल, इसलिए एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जूल, क्योंकि एनर्जी और वर्क आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा जाए तो रिलेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। इसको हटा दिया जाए ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये देखना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, दैट इज P। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे दिया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर एंड मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ये होता है ना एक्सप्रेशन, आपको ये याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बीच में अगर रिलेशन देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को पकड़ते हैं अच्छे से, ये हो जाएगा हाफ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m इंटू v, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ आ रहा है ना, m स्क्वायर है तो v इंटू v लिखा जा सकता है, v स्क्वायर है तो इसको, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू v। ये बाकी सबको इधर भेज देते हैं, जो ब्रैकेट में बचा उसको वही छोड़ देते हैं, इन सबको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2ke बाई v इज इक्वल टू m इंटू v, और m इंटू v की जगह क्या रख सकते हैं p, यानी एक रिलेशन हमारे पास जो निकल के आएगा ये हो जाएगा, या इसको और सही कर दें तो 2ke इज इक्वल टू p इंटू v। ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्या है रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अच्छा, एक और रिलेशन होता है, एक और तरीके से रिलेशन दिखाया जा सकता है, ये फर्स्ट रिलेशन मान लीजिए। इस तरीके से मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। मैं क्या करता हूं यहां यम से मल्टीप्लाई यम से डिवाइड कर देता हूं, यम से मल्टीप्लाई और यम से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। नीचे क्या बचा है 2m को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2m इंटू के ई। ठीक है ना, 2m इंटू के ई इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, और m इंटू v क्या होता है p, तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना mv स्क्वायर, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2m इंटू के ई इज इक्वल टू mv के क्या रख सकते हैं p,
और यहां से ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू अंडर रूट में 2m इंटू के, बस हुआ ना, 2m इंटू के, ठीक है। यानी एक रिलेशन क्या, दूसरा रिलेशन क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये P इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू m इंटू के ई, वेयर m मास हो जाएगा, के ई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और p हमारे लिए मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, सही है। चलिए अब इसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ यही चीजें हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में समझना है। अब जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और उसके एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करके निकालेंगे, यही समझना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि द एनर्जी पोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है जो ग्राउंड से किसी हाइट पर जब ऑब्जेक्ट को उठा के रखते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हम वर्क डन करते हैं उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा कर किसी हाइट पर रखने के लिए, तो वो वर्क डन क्या हो जाता है, उस बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो उसको लिखते कैसे हैं, चला समझते हैं, ठीक है। द एनर्जी पोसेस by a body due to its location or configuration is known as potential energy, या इसको U से, कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ आ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स लोकेशन और कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय पी और यू, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, तो इसका भी SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा डिराइव करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन होता है उसको कैसे डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हो देखना। तो हम देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ, ठीक है, मैं सब चीजों को हटा दूं थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। अब इसके बाद से देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो किस तरीके से उसको डिराइव करेंगे, ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी बॉडी के अंदर आती है जो किसी हाइट पर होता है, ग्राउंड से किसी हाइट पर होता है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो उसको डिराइव करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप मान लो कि एक बॉडी, ठीक है, किसी टावर जो कि यच हाइट का है उसके ऊपर से कोई बॉडी यहां रखी हुई है, ठीक है। और मान लो कि हम यहां से इस बॉडी को थोड़ा ड्रॉप करेंगे और इसका चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी का मास m है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाली ग्रेविटी कितना है, g मान लेते हैं, इसके ऊपर लगने वाली जो ग्रेविटी होगी वो कितना मान लेंगे, g होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हम वर्क डन निकालते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें वर्क डन, क्यों वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये बॉडी जब यहां से गिर करके यहां आएगी तो कितना वर्क डन हुआ इस बॉडी के द्वारा, उतना ही वर्क डन हमें बताएगा कि इस बॉडी के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस बॉडी कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द वर्क डन बाय द बॉडी, ठीक है ना। ये बॉडी कितना वर्क डन कर रही है अगर वो हम पता लगा लें तो ये पता लगा सकते हैं कि इस बॉडी के पास कितनी एनर्जी थी। हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर सबसे पहला हमारा काम है कि फोर्स निकालें, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू जी, m इनटू जी, समझ आ रहा है, m इनटू जी, यानी ये निकल गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी डिस्प्लेस करेगी, जब यहां से वो गिर करके यहां आएगी तो जितना इस टावर का हाइट होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। तो यहां पे कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू, है ना, m
इंटू जी जो कि फोर्स हो जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा। ये कितना निकल के आ जाएगा mgh, यानी जो वर्क डन निकलेगा उस बॉडी के द्वारा वो बॉडी इतना वर्क करेगी, यानी जो वर्क होता है वही उस बॉडी की एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे लिखिए या इसको यू से लिखिए, क्या हो जाएगा mgh। सुना है? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, U इज इक्वल टू mgh, जहां पर m उस बॉडी का मास होगा, ठीक है, g ग्रेविटी, उसके ऊपर कितना ग्रेविटी लग रही है, और h उस बॉडी का हाइट कितना हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो ये याद रखिएगा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये दो तरीके की एनर्जी थी, ठीक है ना, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम इसके बाद से देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है और इसको कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे एक फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेंगे जहां हम बताएंगे आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से वैलिड है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।